हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे 12th क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका क्या देखेंगे, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन कहे तो लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आपको बनेगा जो शॉर्ट क्वेश्चन, उस वीडियो में हम इस वीडियो में आपको डील करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, नए चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक क्या, धात्विक चालक। धात्विक चालक कौन होता है वो आपको बताते हैं। देखिए वे चालक यानी कि वे चालक जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कह रहा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होता है। मतलब वे चालक जिससे होकर विद्युत धारा यानी कि वे चालक होता है, वे ऐसा चालक जिससे होकर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करेंट जो फॉलो करता है वो बिना रासायनिक परिवर्तन यानी कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। धात्विक चालक कहते हैं। अगर हम आराम से पढ़े तो वे चालक जिससे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित हो जाता है धात्विक चालक कहलाता है। तो समझ गए, सिंपल है। यानी कि जो धात्विक चालक होता है उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, बिना रासायनिक परिवर्तन के ही प्रवाहित हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए दे तो कॉपर है, निकेल है, एल्युमिनियम है, जिंक है। यानी कि सी को कॉपर, एन के निकेल और एल के एल्युमिनियम और जेड के जिंक बोला जाता है। तो यह सब इसका उदाहरण, ये सब एग्जाम्पल है, तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए यार प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना मेहनत से टाइपिंग करके आपको लिए हम चैप्टर पढ़ाते हैं, तो टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगता है। और यह बताइएगा, आपको कहिएगा तो बोर्ड पर भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा हम सोचते हैं कि आपको फायदा हो, टाइपिंग कम समय लगे, और टाइपिंग करने में हमको जितना समय लगता है उतना देर में तो हम बोर्ड पर पढ़ा देंगे आपको। अगला टॉपिक क्या है, विद्युत अपघटनी चालक। क्या विद्युत अपघटनी चालक क्या है? देखिए वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा, क्या वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा गलित अवस्था में, क्या कहा, गलित अवस्था तथा जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है। मतलब समझने वाली बात यहाँ पे आता है, मेन फंडा यहाँ पे समझने वाली बात है। जो विद्युत अपघटनी चालक जो होता है वह जिससे होकर विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होता है कब, जब गलित अवस्था हो या जलीय विलयन हो, यानी कि उसमें जल की मात्रा के बिना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब यह होता है कि उसमें कुछ न कुछ नमी होना चाहिए, यानी कुछ न कुछ जल की मात्रा होना चाहिए। वही कह रहा है वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत जो धारा होता है वह गलित अवस्था तथा, क्या कहा, गलित अवस्था तथा जलीय विलयन यानी कि जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघटनी चालक करते हैं। यानी कि जब इसमें कुछ गलित अवस्था होना चाहिए या जलीय विलयन होता है तो क्या बोलते हैं उसको, विद्युत अपघटनी चालक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले तो अम्ल है, लवण है, क्षार है, क्षार और लवण है, यह इसका एग्जाम्पल होता है, यह इसका उदाहरण है। तो ये सब उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ से समझ गए, यानी कुछ नहीं, यह जब भी प्रवाहित होगा तो गलित अवस्था तथा जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है, ऐसे नहीं होता है प्रवाहित। समझ गए बात को। अगला टॉपिक देखिए तो आपको पढ़ना पड़ता है विद्युत अपघट्य क्या है। वहाँ विद्युत अपघटनी चालक था, यहाँ पे विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघट्य होता क्या है। तो चलिए देखते हैं विद्युत अपघट्य है क्या। यानी कि विद्युत अपघट्य वे पदार्थ है जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए जो विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है, जो जलीय विलयन में यानी कि जलीय विलयन और क्या गलित अवस्था और जलीय विलयन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करता है। इलेक्ट्रॉन जिसको E- द्वारा दर्शाया जाता है, इस प्रकार से भी लिखा जाए, इलेक्ट्रॉन तो गलत नहीं है, आपको E- इलेक्ट्रॉन और E+ प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करता है विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या विद्युत अपघट्य किस प्रकार से परिभाषित कीजिएगा, ये छोटा छोटा टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। विद्युत अपघट्य वे पदार्थ है, यानी कि विद्युत अपघट्य वे पदार्थ है जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है, क्या, विद्युत अपघट्य कहलाता है। समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करिए, थोड़ा सा आगे। तो क्या होता है हमारे पास, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। जो विद्युत अपघट्य होता है वह दो प्रकार का होता है। क्या क्या, देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य और यहाँ पे दुर्बल विद्युत अपघट्य। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं है। यानी कि देखिए अभी आर द्वारा सूचित करते हैं रेजिस्टेंस को। तो यह क्या होता है, एक समानुपाती नियतांक है किसका, ओम्स लॉ का, यह याद रखिएगा। यानी कि विद्युत प्रतिरोध यानी कि विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है। क्या कहा, विद्युत प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या है, मतलब रोकना। प्रतिरोध होता क्या है, यानी कि रोकना, उसको रोकता है, उसको प्रतिरोध बोलते हैं।
यानी कि विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसे चालक से, यानी क्या कहा, जिस चालक में विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा में जो रुकावट उत्पन्न होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि विद्युत धारा जो भी प्रवाहित होता है किसी भी चालक से, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होता है। यानी कि जब यहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है 10 वोल्ट और यहाँ तक आते आते क्या वहाँ 10 वोल्ट रहता है क्या? नहीं, कुछ कम हो जाता है, 9 पॉइंट कुछ ही बचेगा, क्योंकि जो बीच में यहाँ जो कुछ करंट जो भी इलेक्ट्रिक था वो कम हो गया। क्यों? वो प्रतिरोध के कारण, रेजिस्टेंस के कारण वो रोकता है, कुछ न कुछ तार में रह जाता है। वही कह रहा है विद्युत प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसे चालक में विद्युत धारा के में रुकावट उत्पन्न करता है, उसी को क्या करते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम थोड़ा देर के लिए मान ले विद्युत प्रतिरोध को चालक के सिराओं के बीच आरोपित विभवांतर भी, क्या कहा, विद्युत प्रतिरोध को चालक के सिराओं के बीच विभवांतर भी तथा चालक के प्रतिरोध से जो प्रवाहित धारा होता है आई, उसके समानुपाती के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो इससे जो आरोपित इस पर विभवांतर, यानी कि कोई भी चालक से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर आरोपित विभवांतर जो रहेगा और उससे जो धारा प्रवाहित होगा उसको समानुपाती के रूप में, यानी कि उसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। वही बात है V/I, यानी कि यह क्या है, जो आरोपित विभवांतर है और उसका अनुपात क्या है, I, यानी कि विद्युत धारा है, उसको अनुपात के रूप में हम रेजिस्टेंस को परिभाषित कर सकते हैं या इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। कोनो एक परिभाषा आप लिख लीजिएगा, दोनों सही है। फार्मूला जब भी बनता है तो इससे बनता है, क्योंकि R = V/R होता है, V/I होता है। क्यों? देखिए यहाँ जो सिराओं के बीच जो आरोपित विभवांतर है V है और उसके चालक से जो चालक है उससे धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, उसके अनुपात के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। किसको? तो प्रतिरोध को। तो हम लिख सकते हैं प्रतिरोध को क्या किससे दर्शाया जाता है, तो R से दर्शाया जाता है, आपको पता है। तो R = लिख सकते हैं V/I। V क्या है तो आपको पता है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध। सिंपल है। तो लेकिन इसका SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट एम्पियर होता है, क्योंकि धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। तो V के क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है और I के क्या होता है, एम्पियर होता है। लेकिन इसको बेसिकली कहा जाता है ओम कहा जाता है। क्या? वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। तो आप जब भी प्रतिरोध का SI मात्रक पूछेगा तो ओम ही कहिएगा, वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसका वैज्ञानिक नाम ओम दिया जाता है, याद रखिएगा। समझ रहे बात को? ओम कहा जाता है इसको। ओम का सिंबल इस प्रकार से होता है, समझ रहे बात को? अगर नोट डाउन करना, अगर नोट में कुछ लिखना चाहे तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। यह लिख लीजिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए क्या किया जाता है, ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए यह ध्यान में रखिएगा, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इतना मेहनत से, और यह टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा फ्री में। अगला क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम यहाँ कह सकते हैं प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहें। कभी कभी आपको डिफिनीशन इस प्रकार से पूछ दे या इस प्रकार से पूछ दे, कोई गलत नहीं है, आपको दोनों का आंसर एक ही होगा। तो क्या होता है, चालक का प्रतिरोधकता उसके लंबाई L के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब यह है जो उसके जो चालक होता है उसके लंबाई के समानुपाती, यानी कि प्रतिरोधकता के क्या करते हैं, R द्वारा करेंगे। अगर R = हम लिखे, R = क्या, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल क्या करेंगे, उसके चालक का जो प्रतिरोधकता होता है उसके L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कि व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/A को व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो यही लेकिन लिख सकते हैं, क्या R प्रोपोर्शनल L/A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ की यहाँ देख रहे हैं R क्या है, जहाँ की प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, कुछ न कुछ यानी कि समानुपाती नियतांक हटाएंगे, इसको क्या बोला जाता है, रो पढ़ा जाता है, यानी कि इसको रो पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि रो एक समानुपाती नियतांक है। तो याद रखिएगा, रो ही क्या है, तो प्रतिरोधकता। रो क्या है, एक प्रतिरोधकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या है, चालक का प्रतिरोधकता उसके लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं R प्रोपोर्शनल L/A कह सकते हैं। तो इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कुछ न कुछ कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट इसको रो पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से रो लिखिएगा, इस प्रकार से, थोड़ा इस प्रकार से आकर इस प्रकार से, समझ रहे हैं, थोड़ा इस प्रकार से आकर इस प्रकार से रो लिखा जाता है। रो कहा जहाँ समानुपाती नियतांक का, जिसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। क्या, प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। और इसका SI मात्रक देखिए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ओम मीटर होगा, ओम मीटर हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये सिंपल था, कुछ नहीं था।
अगर आप देखिए ओम मीटर किस प्रकार से होता है, तो अगर हम रो को इधर छोड़ दें, अगर हम इधर रो को छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो के अगर हम छोड़ दें इधर तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ए ऊपर ले जाएंगे यानी कि अगर रो हम इधर छोड़ते हैं तो ए ऊपर यानी कि आर ए हो जाएगा, अपॉन में एल हो जाएगा, एल हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा रो। तो रो क्या है, एक प्रतिरोधकता है, तो आपको आर क्या है, एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध के ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ए क्या होता है तो मीटर स्क्वायर होता है, और एल क्या है, ये भी लेंथ है यानी कि एम होगा, तो एम से एक एम कट जाएगा यानी कि बचा क्या, ओम मीटर बचा, बिल्कुल बचा, तो इसलिए ओम मीटर इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है। तो ये सिंपल था। तो आपको चालकता क्या है, क्या चालकता क्या है, देखिए चालकता होता क्या है, बहुत सिंपल है, यानी कि चालकता को सी द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए इसका आर क्या है, आर प्रतिरोध है, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में ही परिभाषित, ऐसे विलोम या व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। फार्मूला तो यही ना है, यानी कि सी है 1/r है, यानी कि जो इसका 1/r है यानी कि व्युत्क्रम यानी कि विलोम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी चालकता को विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए वही बात लिखा हुआ है, फार्मूला से ही क्लियर है, यानी कि प्रतिरोध आर होता है, उसके विलोम क्या होता है 1/r होता है, चाहे व्युत्क्रम 1/r होता है, वही बात कर रहा है। यानी कि जो इसका चालकता होता है वो विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के विलोम या विलोम कह सकते हैं या व्युत्क्रम कह सकते हैं, विलोम के रूप में परिभाषित करते हैं, क्या व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित करते हैं। इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है, क्या इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। जब सी द्वारा इसको सूचित कर रहे हैं तो सी इक्वल टू लिख सकते हैं 1/r, आर क्या है तो क्या है, प्रतिरोध है, किसका, विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, तो 1/r लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि आर का जो ऐसा मात्रक क्या होता है, आर का यानी कि आर प्रतिरोध का तो ओम होता है, तो 1/ओम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इन्वर्स हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ओम इन्वर्स होगा, या पर ओम कह सकते हैं, ओम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम इन्वर्स होता है। देखिए समझना कुछ नहीं है, यानी कि जो चालकता होता है वो प्रतिरोध यानी कि जो विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध होता है उसके विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। तो सी इक्वल टू लिख सकते हो 1/r, अभी बताएं आपको, तो 1/r लिख दिए। उसका ऐसा ही मात्रक में देखें तो कुछ नहीं, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, जब ओम यहाँ लिखेंगे तो 1/1 है, तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में जाएगा यानी कि इन्वर्स होता है, यानी कि इसका ऐसा ही मात्रक ओम इन्वर्स होता है। समझ गए, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अगला टॉपिक बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है, वहाँ चालकता था, यहाँ विशिष्ट चालकता। जब चालकता को किसके, क्या प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किए हैं, तो विशिष्ट चालकता को क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध किसको बोला जाता है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध, क्या विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है, याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध किसको बोला, चालकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है, सॉरी प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट चालकता बोला जाता है, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोधकता बोला जाता है। यानी कि जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का विलोम होगा, यानी कि प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोधकता है उसका विलोम होगा। वही कहता है, तो प्रतिरोधकता के किसका दर्शाते हैं, रो द्वारा दर्शाते हैं, इस प्रकार से, रो द्वारा, रो इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। तो रो का व्युत्क्रम होता है यानी कि विलोम होगा, तो वही कह रहा विशिष्ट चालकता को विशिष्ट यानी कि विशिष्ट चालकता विद्युत अपघट्य के प्रतिरोधकता के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ प्रतिरोधकता के जगह हम विशिष्ट प्रतिरोध भी लिख सकते थे, विशिष्ट प्रतिरोध भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम या विलोम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि विशिष्ट चालकता को विशिष्ट जो विद्युत अपघट्य है उसका प्रतिरोधकता के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको सूचित किससे किया जाता है, तो कप्पा का द्वारा सूचित किया जाता है, कप्पा के द्वारा, के मतलब कप्पा, कप्पा होता है, क्या कप्पा पढ़ा जाता है इसको, तो कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। तो के बराबर क्या होगा, 1/, यहाँ पर 1/रो होगा। रो क्या है तो आपको पता है, प्रतिरोधकता है, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोला जाता है। रो क्या है तो आपको पता है, प्रतिरोधकता के लिए ये सही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर होता है, ओम मीटर या सेंटीमीटर, ओम मीटर होता है। तब जब इसको यदि करेंगे, जब यहाँ नीचे लिखेंगे तो 1/, क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे, ओम लिखेंगे और सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक, सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा ओम तो ओम इन्वर्स में जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर भी इन्वर्स में जाएगा। तो वही बात है, इसका ये सही मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के, सॉरी विशिष्ट चालकता का ये सही मात्रक क्या होता है, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, याद रखिएगा। तो सिंपल है, समझ गए। यानी कि जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का विलोम होता है, और चालकता है वो प्रतिरोध के विलोम होता है। समझ रहे थे, चालकता को सी तो 1/r लिख सकते हैं, ये चालकता के लिए, यह विशिष्ट चालकता के लिए। इसका ऐसे मात्रक ओम इन्वर्स होता है, इसका ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है इसका। समझ रहे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता होता क्या बेसिकली, देखिए आप समझने वाला थे। देखिए तुल्यांकी चालकता को दर्शाते किस प्रकार से, जो लेमडा इक्यू द्वारा दर्शाया जाता है।
तो लेमडा इक्यू को होता है क्या, देखिए पढ़ते क्या है, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उस आयन की चालकता होती है। यहाँ समझने वाली बात है, जो किसी विलयन की तुल्यांकी जो चालकता होती है वो उस आयन की चालकता होती है, उस आयन की चालकता जो 1 ग्राम तुल्यांक यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक को विद्युत अपघट्य के वोल्ट मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होता है। यहाँ पे यह समझना है, जो विलयन है यानी कि जो किसी भी विलयन में जो किसी तुल्यांकी चालकता उस आयन की चालकता होती है, यानी किसी विलयन की तुल्यांकी जो चालकता होती है उस आयन की चालकता होती है जिसमें 1 ग्राम जो तुल्यांक को विद्युत अपघट्य को यानी 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को वोल्ट मिलीलीटर में विलय करने से, जो 1 ग्राम तुल्यांक है उसको वोल्ट मिलीलीटर में से विलय करने से जो भी उत्पन्न होगा, जो विलय करने से उत्पन्न होता है, विलय करने से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझने वाली बात है, जब भी 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को वोल्ट मिलीलीटर, वी से वोल्ट मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। इसको सूचित किससे किया जाता है, तो लेमडा इक्यू द्वारा सूचित किया जाता है। एक और भी पढ़ सकते हैं, इक्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अगर लेमडा, इसको लेमडा बड़ा लेमडा है तो लेमडा इक्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, के भी। के क्या है, तो कप्पा है, आपको पता है क्या, तुल्यांकी यहाँ पे विशिष्ट चालकता है कप्पा यानी कि के है, तो के इंटू भी लिख सकते हैं। तो आपको अभी पता है जो यहाँ पे के इंटू भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो अगर एसआई मात्रक पर हम नज़र डालें, एसआई मात्रक पर, तो कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे जो कप्पा के लिए क्या होता है, कप्पा के लिए क्या होता है, तो आपको पता है कप्पा के लिए होता क्या है, ओम इनवर्स। अभी बताते हैं, आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, ओ माय गॉड, ओम इनवर्स इस प्रकार से लिखा है, ओम इनवर्स। और यहाँ पे मीटर होता है, बेसिकली मीटर या सेंटीमीटर, इसका इन्वर्स होता है। यहाँ पे देखिए गुना में क्या करना है, गुना में करना है क्या, गुना में वोल्ट के लिए क्या होता है, वोल्ट के लिए एम क्यू होता है, एम क्यू, समझ गए। तो अगर इसमें हम इसको घटा देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यह चल जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो वोल्ट होता है, वोल्ट आयतन, जो आयतन होता है, जो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, उसमें क्या होता है, एम क्यू होता है। इसलिए क्योंकि इसमें लेंथ भी होता है, हाइट भी होता है, बेस भी होता है, यानी कि तीनों होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और सभी के लिए ऐसा जो ये इसका भी एम होगा, ये भी एक लेंथ है, ये इसका भी एम होगा, हाइट भी एक लेंथ है, इसका भी एम होगा, यानी कि तीनों करेंगे तो एम क्यू हो जाता है, एम क्यू। और इसका आपको कप्पा के पता है, यहाँ पे होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। तो 1 मीटर से इसमें चल जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही बात कहता है, जो इसका ऐसे ही मात्रक होता है तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। समझ गए, यानी कि फिर से एक समझने का प्रयास करते हैं। जब भी यानी कि जो उसका चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता होता है, उस आयन की चालकता होती है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को वोल्ट मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। इसको सूचित किससे किया जाता है, तो एक्वा यानी कि लेमडा एक्वा द्वारा सूचित किया जाता है, इक्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो लेमडा इक्यू इज इक्वल टू के इंटू भी हो जाएगा। आपको पता है के कप्पा है, भी क्या वोल्ट है, तो वोल्ट मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिलीलीटर है, वही बात है वोल्ट। जो इसका एसआई मात्रक निकाल दिए तो सिंपल है, तो तुल्यांकी चालकता समझ गए। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोलर चालकता। मोलर चालकता के आणविक चालकता भी बोला जाता है। मोलर चालकता को आणविक चालकता या आयनिक चालकता भी बोला जाता है। तो आणविक चालकता बोला जाता है, याद रखिएगा, आणविक चालकता। क्या मोलर चालकता को क्या आणविक चालकता भी बोला जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या वही है, पूछा एकदम सिंपल से, यानी कि किसी विलयन की मोलर चालकता उस आयन की चालकता है जो 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को वोल्ट मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होता है, मोलर चालकता कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, कुछ फर्क नहीं है, इसमें क्या है, कुछ फर्क नहीं है। यानी किसी भी विलयन में मोलर चालकता उस आयन की चालकता जो 1 ग्राम मोल, उसमें क्या 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य में विलय करने से उत्पन्न होता है। क्या विद्युत अपघट्य में विलय करने से उत्पन्न होता है। अगर उसमें देखिए मेरे पास जो क्या था, 1 ग्राम तुल्यांक था, क्या 1 ग्राम तुल्यांक था, इसमें क्या है, तो 1 ग्राम मोल है, उसमें कुछ नहीं था, 1 ग्राम तुल्यांक था, इसमें क्या है, 1 ग्राम मोल है। यानी कि तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता में यही अंतर है, यानी कि वहाँ पे 1 ग्राम तुल्यांक होता है, यहाँ 1 ग्राम मोल होता है। यानी कि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को वोल्ट मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोलर चालकता बोलते हैं। क्या, मोलर चालकता। फिर समझिए एकदा, यानी कि किसी विलयन में मोलर चालकता उस आयन की चालकता है जो 1 ग्राम मोल, यानी कि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य के वोल्ट मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होता है, मोलर चालकता कहते हैं, या आणविक चालकता भी कह सकते हैं, आणविक चालकता। अगर इसको सूचित करने की बात करें तो लेमडा एम द्वारा सूचित किया जाता है। लेमडा एम अगर देखें तो लेमडा एम इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, कप्पा इंटू भी लिख सकते हैं, वोल्ट मिलीलीटर। के क्या है, कप्पा है,
विशिष्ट चालकता है। अगर हम एम इसको लिखे के अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1000/m लिख सकते हैं, वोल्ट के साथ ही 1000/m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका ए सही मात्रा निकाले तो यह इसका हो जाता है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर इसके लिए हो जाता है। और मोल किसका हो जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम के साथ ही मोल, तो इसका मोल इनवर्स हो जाता है। तो सिंपल था, यानी कि यहाँ पे ओम इनवर्स क्या होता है, ओम इनवर्स और मीटर स्क्वायर, यह तो आपको लिए पता है। उसके बाद क्या होता है, इतना के लिए इतना होता है, और यहाँ पे जो एम आया नीचे उसके लिए मोल इन्वर्स हो जाता है। तो यह सिंपल था, यानी कि मोलर चालकता के लिए सही मात्रा को इतना होता है। क्या होता है फैराडे का प्रथम लॉ, यानी कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त, क्या कहा, इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब यह समझने वाली बात है कि देखिए इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड की बात हो रहा है, इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ को m द्वारा दर्शाया जाता है। तो पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अगर देखिए, अगर मान लें थोड़ा देर के लिए इलेक्ट्रोडों से मुक्त पदार्थों की मात्रा m और प्रवाहित विद्युत धारा q हो, तो क्या होगा, m प्रोपोर्शनल q होगा, क्योंकि कहता है समानुपाती है, किसके, उसके पदार्थों की मात्रा और उसके प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो पदार्थ की मात्रा m है उसके प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है q, यानी q क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रवाहित विद्युत धारा q। अगर मैं प्रोपोर्शनल के यहाँ से चिन्ह हटाऊँ तो फैराडे का प्रथम नियम से इस प्रकार से लिख सकते हैं, m प्रोपोर्शनल q। अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, काहे कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल जब भी चिन्ह हटता है तो कुछ ना कुछ अचर संख्या लगता है। तो यहाँ z लगा दिए, तो m = ZQ। z क्या है, z यहाँ पे देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, देखिए बगल में लिखा हुआ है z क्या है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक एक, यानी कि कांस्टेंट है। तो m = ZQ लिख सकते हैं। लेकिन आपको q बराबर पता है, q बराबर क्या होता है, IT होता है, बिल्कुल होता है। I विद्युत धारा, T समय होता है, q = होता है, बिल्कुल होता है। ये आपको पढ़े होइएगा। तो m = लिख सकते हैं ZIT, यानी कि TI लिख सकते हैं या IT लिख सकते हैं। तो कहाँ क्या कौन क्या है, तो आपको क्या है, Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, समय है, M क्या है, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा है, यानी कि आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिए यहाँ पे 3-4 बात समझने वाली बात है, क्या ना, जो पदार्थों की मात्रा m होता है और इसके समानुपाती होता है, किसके, तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोडों की मात्रा m और उससे प्रवाहित विद्युत धारा q के समानुपाती होता है, फैराडे का प्रथम लॉ, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, अपना से कुछ समझने वाली बात है और समझाने वाली ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो भी है आपके सामने है किस प्रकार से होता है, तो इतना आप लिखिएगा तो फैराडे का प्रथम लॉ कहलाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या आपको टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, फैराडे का सेकेंड लॉ। देखिए सेकेंड लॉ थोड़ा उससे मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, ये थोड़ा बड़ा होता है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखिए फैराडे का यहाँ सेकेंड नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में, यहाँ ये समझने वाली बात है, यानी कि विभिन्न यानी कि भिन्न, इस नियम के अनुसार है भिन्न या विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में, यानी कि अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन होगा, उसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि विद्युत जो अपघट्य है वो अलग अलग होगा, लेकिन उसमें धारा जो प्रवाहित होगा क्या होगा, समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लगेगा आपको पढ़ने में, लेकिन कुछ नहीं, सिंपल है। देखिए इस नियम के अनुसार भिन्न यानी कि विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में, यानी कि जो विद्युत अपघट्य का जो विलयन होगा वो अलग अलग होगा, जो विद्युत अपघट्य का विलयन है जो अलग अलग सब डिफरेंट होगा, लेकिन जो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, वो धारा बिल्कुल सेम है। जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो बिल्कुल दोनों में धारा समान प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। यहाँ समझिए, उस पर जो मुक्त इलेक्ट्रोडों की मात्रा होगा, या इलेक्ट्रोडों की मुक्त धातुओं की मात्रा जो होगा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यहाँ समझने वाली, अगर हम मान ले इलेक्ट्रोडों के मुक्त पदार्थों की मात्रा m तथा m2 है, और इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्रा अगर मान ले m1 तथा m2 है, और उसके तुल्यांकी भार E1 तथा E2 है, तो फैराडे के प्रथम लॉ से क्या होगा, m1/m2 इक्वल टू क्या होगा, E1/E2। बात सही है कि नहीं।
अगर मैंने कहा यहाँ पे जो कह रहा है विभिन्न विभिन्न विद्युत अपघट्य है, सब अलग अलग विद्युत अपघट्य है जिसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्रा जो है तुल्यांकी भार के समानुपाती हो रहा है। अगर मान ले जो पदार्थों की मात्रा जो है मुक्त पदार्थ इलेक्ट्रोडों की से मुक्त पदार्थों की मात्रा m1 तथा m2 है और उसके तुल्यांकी भार क्या है, समानुपाती कहता है ना, तो तुल्यांकी भार क्या है यहाँ पे E1/E2 है, यानी कि लिख सकते हैं m1/m2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं E1/E2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करूँ तो आपको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है। कहाँ से, तो फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम पढ़े हैं, तो फैराडे के प्रथम नियम क्या होता है, m इक्वल टू LIA मतलब ZIT होता है कि नहीं, होता है बिल्कुल। तो हम अगर m1 कर दे तो z की जगह z1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि I और IT नहीं बदलेगा, ये में I और धारा और समय नहीं बदलेगा, जो ये में विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वह बदल जाएगा, यानी कि m1 जो है अगर m1 करेंगे तो z1 हो जाएगा, IT तो रहबे करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे m2 अगर करेंगे तो z2 हो जाएगा, यानी कि m2 इक्वल टू z2 IT हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो मेरे पास जो था आपको अभी बताया, अभी यहाँ पे क्या फार्मूला था, m1/m2 E1/E2 यहाँ पे ना था। इसी बात को यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम m1/m2 है, अगर यहाँ इक्वल टू यहाँ पे E1/E2 है, m1 की जगह इतना मान रख दीजिए, m2 की जगह इतना मान रख दीजिए, इतना रख सकते हैं ना। उसी प्रकार से हम यहाँ पे m1 की जगह इतना रख दिए हैं और m2 की जगह इतना रख दिए हैं, बात सही है। तो हम लिख सकते हैं m1 की जगह z1 IT और m2 की जगह z2 IT लिख सकते हैं, और इक्वल टू में I1/I2 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए IT और IT कट जाएगा तब बचेगा z1/z2 इक्वल टू बचेगा E1/E2 बचेगा कि नहीं, जो कि यही फैराडे का लॉ कहता है, यानी फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है और फैराडे का प्रथम लॉ यह कहता है। समझ रहे हैं बात को, यानी कि यहाँ पे फैराडे का द्वितीय लॉ होता है z1/z2 और इक्वल टू E1/E2। और किस प्रकार से, क्योंकि जो कि यहाँ कहता है विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में जो होता है वो जब धारा समान प्रवाहित की जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा उसके समानुपाती होगा। किसके, तो इलेक्ट्रोड के धातु की मात्रा जो होता है उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो सिंपल था, तो वह मेरे जैसा समझ में आया होगा, कुछ नहीं था। यहाँ इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो चलिए देखते हैं उसको। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, देखिए धातु और उसके आयन के मध्य, नहीं कोई भी धातु और उसके आयन के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। यहाँ पे यह समझ लीजिए कि धातु और उसके आयन के मध्य जो भी होगा उत्पन्न विभवांतर, जो भी उसके बीच की दूरी होगा उत्पन्न विभवांतर होगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इसको ई द्वारा सूचित किया जाता है। ये ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। क्या धातु और उसके, यानी कि धातु हो उसके आयन के मध्य जो भी विभवांतर, यानी कि जो भी उसके बीच की दूरी होगा, क्योंकि जो देखिए समझने वाली बातें नहीं है इसमें, धातु और उसके आयन के मध्य जो भी उत्पन्न उसके बीच की दूरी होगा, जो भी उसका अंतर होगा, उसी को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इसको ई द्वारा सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, यहाँ पे इसको ई नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। ई नॉट, इसको ई नॉट पढ़ा जाता है, ई नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए इसको तो 298 केल्विन ताप, के मतलब केल्विन होता है, 298 केल्विन ताप पर जब एक इलेक्ट्रोड को उसके आयन को एक ml सांद्रण वाले, यानी कि 1 ml सांद्रण वाले विलयन में डुबाया जाता है तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। देखिए यह समझने वाली बात है। यहाँ समझने वाली बात क्या है, जब 298 केल्विन ताप पर, यानी कि ताप क्या होना चाहिए, तो 298 केल्विन होना चाहिए ताप पर जब एक इलेक्ट्रोड को उसके आयन को, यानी कि एक इलेक्ट्रोड को उसके आयन को कितना में 1 ml सांद्रण वाले विलयन में डुबाया जाता है। यानी कि जब इतना केल्विन ताप पर एक इलेक्ट्रोड को उसके आयन को 1 ml सांद्रण वाले विलयन में डुबाया जाता है तो जो भी उत्पन्न होगा, यानी कि तो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन विभव, जो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यह समझ गए, कुछ नहीं, ये सिंपल है। यानी कि इतना केल्विन ताप पर जब इलेक्ट्रॉन विभव को 1 ml सांद्रण में घुलाया जाएगा, जो भी उत्पन्न विभव होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन विभव होगा, उसको मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहा जाता है। इसको ई नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। अगर फार्मूला देखिए, ई नॉट सेल इक्वल टू, अगर देखिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। तो यह फार्मूला था, तो यह समझ गए, सिंपल था, आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, जिसको शॉर्ट में ईएमएफ बोला जाता है, याद रखिएगा, शॉर्ट में ईएमएफ बोला जाता है विद्युत वाहक बल को।
देखिए किसी विद्युत रासायनिक सेल में, यानी कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल बोला जाता है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यानी कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में, यानी कि किसी विद्युत रासायनिक सेल, कोई भी रासायनिक सेल होना चाहिए, अगर दो सेल है, दोनों इलेक्ट्रोडों, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड, दो सेल है यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर, यानी कि बीच की दूरी विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी किसी विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर इसके सूचित करने की बात करें तो आपको पता है ईएमएफ द्वारा सूचित किया जाता है। अगर यहाँ पे देखिए ई नॉट ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ई नॉट होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो मेरे यहाँ से समझ गए ज़्यादा कुछ। देखिए प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल होता क्या है, इससे पहले हम कुछ जानते हैं, यानी कि सेल है क्या, सेल के प्रकार ही होता है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन। और ईंधन यहाँ पे सेल जो होता है बैटरी, यानी कि सेल या बैटरी कह सकते हैं, वह क्या है उसके बाद हम देखते हैं, इसको देखेंगे बाद में थोड़ा। देखते हैं सेल क्या है, या दो से अधिक, यानी कि सेल या बैटरी कह सकते हैं, बैटरी दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल होते हैं। जो बैटरी होता है यानी कि सेल, वह दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल होता है, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। जिसको श्रेणी क्रम में जोड़कर, यानी कि जिसको श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और उसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? सेल या बैटरी कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो फिर एक तरह देख लेते हैं, सेल दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल होते हैं, जिसमें श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। यानी कि कुछ नहीं है, सेल वह है जो जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और उससे विद्युत धारा उत्पन्न कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। और यह प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए प्राथमिक सेल देखते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक सेल है क्या? देखिए प्राथमिक सेल बेसिकली देखिए आपको हम बताते हैं, प्राथमिक सेल यह वह होता है जिसको हम एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यानी कि उसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे टॉर्च का बैटरी, जैसे टॉर्च का बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, हम लोग तो एक बार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वह डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम पुनः चार्ज करते हैं क्या? नहीं होता है चार्ज, वो उसको हम फेंक देते हैं, यानी कि उसको हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं। वो ये जैसे घड़ी का बैटरी देख लीजिए, उसको हम एक बार उपयोग में लाते हैं, उसके बाद उसको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी कि पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, उसी को प्राथमिक सेल बोला जाता है। तो वही बात है। चलिए यहाँ पे देखिए, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है, यानी कि उसमें जो अभिक्रिया करके जो हम चार्ज कर लिए हुए एक बार, वही कहता है जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। इस सेल को पुनः आवेशित नहीं किया, आवेशित मतलब चार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल, यह दोनों को दोनों क्या है? प्राथमिक सेल है। समझ गए क्या मैंने कहना चाह रहा था? देखिए अगला टॉपिक क्या है? द्वितीयक सेल। देखिए द्वितीयक सेल देखिए आपको बताते हैं द्वितीयक सेल होता क्या है। हम लोग बहुत ऐसा बैटरी देखते हैं, जैसे मोबाइल का बैटरी यूज़ करते हैं। मोबाइल का बैटरी को हम क्या करते हैं? बार बार चार्ज करते हैं और उपयोग में लाते हैं। जैसे आपको हम इन्वर्टर का बैटरी देखिए, बार बार हम चार्ज कर लेते हैं, उपयोग में ला देते हैं। जैसे कोई गाड़ी का बैटरी देख लीजिए, वाहन जो गाड़ी चलता है उसमें जो बैटरी होता है वो बार बार डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन गाड़ी जब स्टार्ट चलने लगता है फिर चार्ज हो जाता है। यानी कि उसकी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार हो रहा है, उसमें रेडॉक्स जो अभिक्रिया हो रहा है वो बार बार हो रहा है और पुनः आवेशित भी हो रहा है, यानी कि बार बार आवेशित हो रहा है। यानी आवेशित मतलब आवेश मतलब चार्ज होता है, याद रखिएगा, आवेश मतलब चार्ज होता है। बार बार आवेशित कर रहे हैं और बार बार उपयोग में ला रहे हैं, यानी कि बार बार हम उपयोग में ला रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ला रहे हैं। वही बात लिखा है, वे सेल जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार किया जा सकता है, यानी कि द्वितीयक सेल वे है, यानी कि वे सेल जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि वे सेल जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार कर द्वितीयक सेल कहलाता है। इस सेल को पुनः आवेशित कर उपयोग में लाया जा सकता है। अभी बताएं आपको, इस सेल को पुनः आवेशित कर यानी कि पुनः चार्ज कर हम इसको उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि उपयोग हम में ला सकते हैं। वही बात कर रहा है। अगर हम थोड़ा इसका एग्जाम्पल अगर है, आप समझ गए होंगे, यानी कि वे सेल जिसको बार बार रेडॉक्स अभिक्रिया कर रहे हैं और बार बार उपयोग में ला रहे हैं, बात सभी, अब बार बार आवेशित भी कर रहे हैं, सिंपल बात है, तो उसको द्वितीयक सेल बोलते हैं। इसे 2 नंबर में आपको पूछेगा, आप इतना लिख कर आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा एक, तो आपका अच्छा रहेगा। तो क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी जो है द्वितीयक सेल है, जिसको हम लेड स्टोरेज बैटरी जो हम बार वाहनों में यानी कि गाड़ी में यूज़ करते हैं, जो गाड़ी में बैटरी होता है, बस, ट्रक, जो समझ लीजिए कार, उसमें जो क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी ही रहता है। देखो ईंधन सेल कि बेसिकली ईंधन सेल एक गैल्वेनिक सेल होता है। क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होता है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि उपस्थित रहते हैं। क्या होते हैं, जिसको रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH4, O2 इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही होता है ईंधन सेल। लेकिन इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख गैस होता है ईंधन सेल का। जिससे आपको बताने का प्रयास करें तो इसमें क्या है, देखिए ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, बात सही है। अभी होता है आपको ईंधन सेल जो होता है एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन, जैसे विभिन्न प्रकार के ईंधन O2, H2, CH4 और यहाँ पे देखिए और CO इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो भी रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बात से ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो इस ईंधन सेल है, जो इसमें ईंधन सेल है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है प्रमुख होता है, इसी को ईंधन सेल बोलते हैं। जब भी आपको एग्जाम में पूछे ईंधन सेल क्या है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। अगर हम ईंधन सेल के गुण की बात करें, इसके जो भी प्रॉपर्टी है उस पर बात करें, देखिए ईंधन सेल जो होता है वो दक्षता, मतलब उसकी जो तुलना होता है अधिक क्षमता होता है, यानी कि उसकी जो ईंधन सेल होता है अन्य सेलों की तुलना में अधिक क्षमता युक्त होता है, यानी कि इसकी क्षमता जो होता है बहुत हाई होता है और इसकी दक्षता को बढ़ाया घटाया जा सकता है। इनकी जो इसकी क्षमता होता है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्या बढ़ाया भी जा सकता है। और ईंधन सेल प्रदूषण युक्त होता है, यानी कि इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। जो ईंधन सेल होता है उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, आप इसका यूज़ करिएगा तो प्रदूषण युक्त होगा। ईंधन सेल का उपयोग जो होता है अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जो भी कुछ प्रयोग किया जाता है उसमें जो ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। जो जैसे हेलीकॉप्टर में भी ईंधन का उपयोग होता है, उसमें पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं होता, याद रखिएगा। तो यह था इसका प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगला टॉपिक है मरकरी सेल। क्या है मरकरी सेल? जो कि मरकरी सेल होता क्या है बेसिकली, देखिए यहाँ पे मरकरी सेल एक, देखिए मरकरी सेल बहुत छोटा छोटा होता है। सेल में तो बैटरी होता है, यानी मरकरी बैटरी आप कह सकते हैं मरकरी सेल। इसका उपयोग जो होता है छोटे छोटे उपकरणों में किया जाता है, जैसे घड़ी हुआ, कैमरा हुआ, मतलब जो भी छोटा छोटा उपकरण है उसमें हम, जैसे रिमोट हुआ उसमें छोटी छोटी, जिसे छोटा छोटा रिमोट होता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं बैटरी को। जैसे देखिए इस सेल का उपयोग अति लघु विद्युत उपकरणों में, जैसे अति लघु मतलब बहुत छोटा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि मीडियम वाला। एक होता है अति लघु मतलब एक लाइन में जवाब देना, एक होता है दीर्घ उत्तरीय होता है, वही बात कर रहा है। यानी कि अति लघु, जो अति लघु विद्युत उपकरणों में किया जाता है, यानी कि बहुत छोटा जो उपकरण होता है विद्युत उपकरण, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे घड़ी हुआ, कैमरा हुआ, जिसे रिमोट भी कह सकते हैं। इसका उपयोग मरकरी सेल में वही समय होता है।